यस सर, आ गया। ठीक है। आज का जो हमारा टॉपिक है डायरेक्टिंग, स्क्रीन पे दिख रहा है बेटा निशांत? यस सर। ठीक है। डायरेक्टिंग जो है ना मैनेजमेंट का ही एक पार्ट है। जैसे हम लोगों ने पढ़ा प्लानिंग, प्लानिंग भी मैनेजमेंट का एक फंक्शन होता है। इसी तरह से फिर हमने स्टाफिंग भी पढ़ा, वो भी एक मैनेजमेंट का फंक्शन है। ऑर्गेनाइजिंग भी मैनेजमेंट का फंक्शन है। इसी तरह से अगर आप देखो तो डायरेक्टिंग भी मैनेजमेंट का एक फंक्शन है। तो डायरेक्टिंग है क्या? अगर हम देखें इसमें डायरेक्टिंग को, अगर हम सिंपल वर्ड्स में बोले ना, तो मूविंग इनटू एक्शन। डायरेक्टिंग बेसिकली क्या है? जब भी अभी आप देखो, जब आपने ऑर्गेनाइज किया तो आपने सारे काम को एक साथ इकट्ठा किया। फिर आप लोगों ने डिवीजन ऑफ वर्क पढ़ा उसमें, कि हमने काम को डिवाइड कर देते हैं और फिर डिपार्टमेंट्स बना देते हैं। और फिर सबको रेस्पॉन्सिबिलिटी और ये अथॉरिटी रिलेशनशिप दे दिए जाते हैं। अब उसके बाद फिर स्टाफिंग किया जाता है, लोगों को चुना जाता है, जॉब के लिए बुलाया जाता है और उनमें से सेलेक्ट किया जाता है और उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है। लेकिन यहीं पे काम खत्म तो नहीं होता। अभी क्या है कि आप लोगों ने एम्प्लॉयज को चुन लिया, उनको प्रॉपर तरीके से डिपार्टमेंट वगैरह देने के बाद, उनको चुनने के बाद आपको उनको उनसे काम भी तो करवाना है। तो डायरेक्टिंग का बेसिकली काम यही होता है, मूविंग इनटू एक्शन। डायरेक्टिंग क्या करता है? एक्शन करवाता है, यानी कि ये एम्प्लॉयज को मूव कराता है किसी काम के प्रति, कि आप ये काम करो। इसके लिए क्या होता है? दिस इज कंसर्न्ड विद इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग एंड इंस्पायरिंग पीपल टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स। So directing is what? There is a instruction, okay? Whoever the manager is or whoever the senior post पे जो भी रहेगा, वो इंस्ट्रक्शन देता है। किसको इंस्ट्रक्शन देगा? जो उसके अंदर में रह के काम करने वाले एम्प्लॉयज है ना, उनको वो इंस्ट्रक्ट करता है प्रॉपरली। उनको करता है कि भाई आप काम करो, फिर उनको गाइड करता है और उनको इंस्पायर भी करता है। तो ये तीन काम तो वो करता है ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए। इंस्ट्रक्टिंग में क्या होगा? उनको वो बोलेगा कि आपको इस तरह से काम करना है, आपने ये गलत कर दिया, यू शुड बी डूइंग लाइक दिस। तो इंस्ट्रक्शंस देता है, ऑर्डर देता है। इंस्ट्रक्शन में क्या होगा कि वो इंस्ट्रक्ट करेगा कि ये काम आपको करना है और इतने दिन में करना है, और मेरे टेबल पे ये काम इतने दिन में हो जाना चाहिए, इसकी फाइल मेरे को पहुंच जानी चाहिए। इस टाइप में वो इंस्ट्रक्ट करता है। गाइडिंग, वेन एवर देर इज अ प्रॉब्लम, जब भी कोई एम्प्लॉय को दिक्कत आएगी, ढंग से नहीं कर पाएगा, तो ही विल गाइड हिम, वो उसको गाइड भी करेगा। मगर मान लीजिए कोई प्रॉब्लम आ रही है, उसको नहीं आ रहा है, तो वो उसको सिखा भी देगा या किसी और को भी लगा देगा कि भाई इसको बता दो, ऐसे ऐसे करना है। और इंस्पायर भी करता है। इंस्पायर इसलिए करता है क्योंकि जब वो काम नहीं आ रहा होता ना उसे, तो ये खुद करके दिखाता भी है। ओके, समहाउ और द अदर ये उसको इंस्पायर करता है, कुछ ऐसा एक्टिविटी परफॉर्म करता है जिससे उसको इंस्पिरेशन मिले। जैसे उसको बोल देगा कि मैं भी जब आया था इस जॉब में तो आप ही की तरह नया आया था। देखो, न्यू ट्रेनी जो होता है ना, उसको हमेशा डर लगा रहता है कि पता नहीं वो ठीक से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। वेन एवर यू विल बी एडमिटेड इन टू द ऑर्गेनाइजेशन एज अ न्यू एम्प्लॉय, you will always be scared. And at that time when somebody will motivate you, like वो कहेगा कि मैं भी आप ही की तरह आया था, पहला दिन मेरा भी ऐसे ही गया था, या समथिंग लाइक दैट, और आज देखो मैंने काम को अचीव करके और आज इतना बड़े पोस्ट पे आ गया हूँ। तो ये इंस्पायर करने का काम करता है लोगों को। तो जो भी एम्प्लॉयज होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, डायरेक्टिंग एक ऐसा तरीका है जिसमें इंस्पायर भी किया जाता है काम को अचीव करने के लिए। तो फिर ये दो चीज हमने पढ़ लिया। तो बेसिकली क्या है ये? अगर आप देखो तो ये ह्यूमन रिसोर्सेज को ना, ऊपर वाली लाइन में देखो ग्रीन वाले में लिखा हुआ है कि द प्रोसेस ऑफ एक्टिवेटिंग ह्यूमन रिसोर्सेज टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स। अगर मैं मोटे तौर पे बोलूँ ना, तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ह्यूमन रिसोर्सेज जो है अवेलेबल है हमारे पास, यानी कि जो स्टाफ है उसको ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में मदद करता है, एक्टिव बनाता है उसको। ठीक है, इसीलिए इसको बोलते हैं मूविंग इनटू एक्शन। And he is also concerned with instructing, guiding, inspiring people for achieving the objectives. Next देखो इसी में, it is a process of integrating people with organization to ensure their performance. अगर आप देखो, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिस जो इंटीग्रेट करने का काम करता है, लोगों को इंटीग्रेट करता है, एकजुट करता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और ये काम को करवाता है। ठीक है। अर्नेस्ट डील एक अगर आप देखो, कई लोग जो थ्योरी देते हैं और जो इसके ऊपर रिसर्च करते हैं, उनका कहना है, मिस्टर अर्नेस्ट डील ये है, इनका क्या कहना है? ये इनके हिसाब से डायरेक्टिंग इज टेलिंग पीपल व्हाट टू डू। डायरेक्टिंग बेसिकली क्या है? ये बताना कि करना क्या है, एंड सीइंग दैट दे डू इट टू द बेस्ट ऑफ देयर एबिलिटी। और ये सुनिश्चित करना है, देखना है कि वो अपने इस काम को अच्छे से कर रहे हो।
तो बेसिकली डायरेक्टिंग क्या है, लोगों को बताया जाता है कि ये आपको काम करना है और आपको देखते रहना है कि ये काम वो ढंग से कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इट लीड्स, अब अगर आप देखो डायरेक्टिंग में क्या क्या चीज़ें आती हैं, अगर आप देखोगे डायरेक्टिंग में तो एक सुपरविजन आता है, मोटिवेट करता है, कम्युनिकेशन करना पड़ता है एम्प्लॉयज़ के साथ, तो ऑल दीज एक्टिविटीज टेक्स प्लेस। तो अगर अब हमें डिफाइन अगर करना हो, अगर हमें सिंपल डेफिनेशन देनी है, तो हम अर्नेस्ट डेल का ही डेफिनेशन दे सकते हैं। ये देखिए स्क्रीन पे आपके सामने है, इन्होंने जो डेफिनेशन दिया है बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है, और ये जर्मन बॉर्न अमेरिकन ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरिस्ट हैं, और ये प्रोफेसर भी हैं इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एट कोलंबिया। जब इन्होंने डेफिनेशन दी थी तो अपने काम के लिए जाने जाते हैं, और कंपैरेटिव मैनेजमेंट थ्योरी में इनका बहुत ज़्यादा रोल रहा है। तो इनकी आप डेफिनेशन लिख सकते हो। क्या है डेफिनेशन डायरेक्टिंग की? डायरेक्टिंग इज टेलिंग पीपल व्हाट टू डू एंड seeing that they do it to the best of their ability। तो बेसिकली यही है कि डायरेक्टिंग आप देखो कि लोगों को क्या करना है, इसमें बताया जाता है कि लोगों को करना क्या है, और ये देखना कि वो इस काम को ढंग से करते हैं कि नहीं करते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो डायरेक्टिंग में ऐसा ही नहीं है कि खाली आपने काम दे दिया और फिर आप एक जगह बैठ गए, तो ऐसे नहीं होगा। वंस यू गिव देम द वर्क, you will have to continuously observe that whether they are doing it properly or not, and then you can ensure it कि वो काम को अचीव कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। निशांत समझ में आ गया? एक बार बोलो, और मेरी आवाज साफ आ रही है? यस सर। ठीक है, तो एक्सप्लेन कर सकते हो निशांत, व्हाट इज डायरेक्टिंग इन योर ओन वर्ड्स, अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन करना है। डेफिनेशन तो देख ही रहे हो स्क्रीन पे। आपके हिसाब से डायरेक्टिंग क्या है बेटा, एक बार समझाओ तो सर अपने वर्ड्स। डायरेक्टिंग एक प्रोसेस है हाँ। जिसमें हम अपने एम्प्लॉयज को बताते हैं कि उन्हें करना क्या है, कैसे करना है, और हम्म। फिर उन्हें चेक करते हैं कि वो अपनी एबिलिटी के हिसाब से पूरा कर रहे हैं, कम नहीं अच्छा, कर रहे हैं। बिल्कुल सही है, और इसमें ऐड करो कुछ एक दो पॉइंट। एकदम सही इसमें बताया। हाँ। हाँ बोलो। इंस्ट्रक्टिंग होती है, गाइडिंग होती है, और इंस्पायरिंग होती है। एम्प्लॉयज के लिए इंस्पायर करते हैं जो बड़े मैनेजर होते हैं बड़े लेवल पे, हम्म। मोटिवेशन मिलती है एम्प्लॉयज को। अच्छा, मोटिवेशन कैसे मिलेगी एम्प्लॉयज को? जो लोअर लेवल पे एम्प्लॉयज होंगे, मैनेजर, वो इंस्पायर होंगे देख के कि वो भी जो टॉप लेवल मैनेजर्स है वो भी कि कभी हमारी तरह काम करते थे, मेहनत से वो ऊपर गए, हम भी जा सकते हैं। वेरी गुड। और इंस्पायर भी इसी तरह से करता है। इंस्पिरेशन हमें कैसे मिलता है कि दूसरे के काम को देख के हम इंस्पायर होते हैं ना, उसके परफॉर्मेंस को देख के, या उसके अंदर जो अच्छे गुण होते हैं उसी से तो हमें इंस्पिरेशन मिलती है। तो डायरेक्टिंग बेसिकली यही काम करता है। देखिए मैनेजमेंट में अभी तक जो हमने पढ़ा बेटा, सबसे पहले हमने पढ़ा था कि मैनेजमेंट प्लानिंग करता है, चलो ठीक है, प्लानिंग जो है पेपर वर्क होता है, ये भी आपको पता है। उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग किया जाता था, जिसमें हमने पढ़ा था कि ऑर्गेनाइजिंग में जो काम होता है वर्क, उसको एक सिमिलर टाइप ऑफ काम को लाया जाता है, और उसके बाद उसमें वर्किंग रिलेशन दिया जाता है, और वही डिपार्टमेंट और ये सब हमने पढ़ा था कि क्रिएट किया जाता है। तो सिर्फ इतने से तो काम हो नहीं सकता ना, उसके बाद हमें चुनाव भी करना होता है एम्प्लॉयज़ को। हम लोग स्टाफिंग में हमने पढ़ा कि बहुत सारे एम्प्लॉयज़ को चुना जाता है, उसके लिए बहुत सारे तरीके हैं, और वेरियस मेथड्स भी हमने पढ़े ट्रेनिंग के भी, कि कैसे कैसे उनको सिखाया जाता है ट्रेनिंग। तो ये सारे काम करने के बाद तो काम स्टार्ट हो नहीं सकता, सिंपल सी बात है। क्योंकि आप कितना भी ट्रेनिंग दे दो, अगर किसी आदमी को काम नहीं बताओगे और नहीं कराओगे तो नहीं करेगा वो, ये तो ह्यूमन नेचर है। तो इसीलिए डायरेक्टिंग भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसमें क्या होता है, इनिशिएट्स एक्शन, यानी कि इसमें काम को कराया जाता है, शुरुआत दी जाती है। इसमें एक तरह से देखा जाए तो काम की शुरुआत होती है। जो इसमें डायरेक्टिंग एक ऐसा फंक्शन है, अगर सिंपल वर्ड्स में कहें, कि टेलिंग पीपल व्हाट टू डू, लोगों को बताना पड़ता है भाई कि तुम्हें करना क्या है, और देखते भी रहना पड़ता है कि वो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और जैसे निशांत ने बताया कि सर ये मोटिवेट भी करता है, इंस्पायर भी करता है एम्प्लॉयज को कि काम करें, और इंस्पिरेशन और मोटिवेशन क्यों करता है वो इन्होंने समझा भी दिया बखूबी, कि सर वो नए पोस्ट पे जाने के लिए उत्सुक रहेगा, वो देखेगा, और उसको देख देख के इंस्पिरेशन भी मिलेगी कि वी आल्सो हैव टू डू लाइक दिस, जिससे कि हमें आगे बड़ी पोस्ट मिले एंड ऑल। तो यही था डायरेक्टिंग। अब हम इसके फंक्शंस पढ़ेंगे वन बाय वन, कि इसके कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है डायरेक्टिंग के। तो फीचर्स हम पढ़ेंगे। सबसे पहला फीचर है इनिशिएट्स एक्शन। अगर आप देखो डायरेक्टिंग में सबसे पहला काम क्या होता है कि ये एक स्टार्ट देने में मदद करता है। किसी भी काम को मैनेजमेंट में अगर आपको कराना है तो यू विल नीड टू हैव अ स्टार्ट फॉर दैट। अगर आप देखो मोहित है क्या, दूसरा वाला मोहित जो 100 मीटर में हमारे क्लास का, स्कूल का इनफैक्ट रिप्रेजेंट करता है,
मोहित हैं? मोहित नहीं है, देख लो बेटा। जब रनिंग होती है ना, स्टार्टिंग जब 100 मीटर की रनिंग होती है, तो आपने देखा होगा ओलंपिक्स में एक स्टार्टर लगा होता है, इसमें तो नहीं है डायग्राम में, दोनों पैरों के पास एक स्टार्टर होता है, उसको उसमें गाड़ दिया जाता है और वो पुश करता है जब स्टार्ट होती है रेस। तो वो एक तरह से हेल्प करता है तेजी से भागने में, यानी कि स्टार्ट देता है बहुत तेज। तो डायरेक्टिंग भी यही काम करता है। डायरेक्टिंग क्या करता है, आप किसी भी काम को करने जा रहे हो ना, तो इसको इनिशिएट्स एक्शन, मतलब ये काम को कराने में मदद करेगा। क्यों? क्योंकि देखो, किसी भी एम्प्लॉय को आप कितने भी अच्छे से ट्रेनिंग दे दो, जब तक आप उसको काम नहीं बताओगे और ये नहीं बोलोगे कि इतने दिन में हो जाना चाहिए, और उसका एक मतलब गाइडलाइन नहीं होगा, वो काम को वो कर नहीं सकता। ओके, द एम्प्लॉयज आर अपॉइंटेड अप टू द फर्स्ट थ्री फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, वी ऑल नो, लाइक प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड स्टाफिंग, but they cannot commence their job until they are not informed about what to do. वो तब तक उस काम को नहीं कर सकते जब तक आप उनको बताओगे नहीं कि उसको करना क्या है, एंड हाउ टू डू, ये भी बताना पड़ेगा कि करना कैसे है। द मैनेजर परफॉर्म्स दिस जॉब थ्रू डायरेक्शन ओनली ना, thus it is evidence that the direction which initiates action in an organization, इसीलिए हम कह सकते हैं कि डायरेक्शन ही है जो मैनेजमेंट को इनिशिएट करता है और एक्टिविटी को परफॉर्म करने में मदद करता है। ठीक है, इससे क्या होता है, ह्यूमन मशीनरी जो है मूव करने में मदद मिलती है। और उनके जो क्वेश्चंस होते हैं ना, जो ह्यूमन बीइंग के, देखो जब भी कोई काम बताओगे आप ह्यूमन बीइंग को या एम्प्लॉयज को कह लो, तो उनके दिमाग में क्वेश्चन होते हैं, तो वो क्वेश्चन का सोल्यूशन जो है डायरेक्टिंग ही देगा कि भाई आपको ये दिक्कत आ रही है, अच्छा चलो इस काम को ऐसे कर लो। ठीक है, तो इसीलिए बाकी के जितने भी हमने फंक्शंस पढ़े इसमें मैनेजमेंट के अंदर, वो सिर्फ वो जो है ना, वो ग्राउंड तैयार कर रहे थे, एक एक न्यू तैयार कर रहे थे, लेकिन डायरेक्टिंग क्या करेगा, इनिशिएट करेगा एक्ट। तो आंसर में यही लिख देना कि जो बाकी के थ्री जो हम लोगों ने पढ़ा मैनेजमेंट के फंक्शंस, वो दे वर बिल्डिंग ग्राउंड्स फॉर द एक्टिविटीज, बट डायरेक्टिंग इज द वन विच इनिशिएट्स एक्शन। यही एक ऐसा तरीका है जिससे एक्शन को स्टार्ट मिलता है और इसमें बताया जाता है कि ये काम करना है, और वो बंदा काम शुरू करता है। अभी तक काम शुरू नहीं हुआ था अगर हम देखें तीनों फंक्शंस में। फिर आ जाता है दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स, परवेसिव। अगर आप देखो परवेसिव, सबको पता है परवेसिव का मतलब होता है एप्लीकेबल एवरीवेयर, वी हैव ऑलरेडी लर्न दिस एट द वेरी बिगिनिंग जब हमने मैनेजमेंट स्टार्ट किया था। परवेसिव का मतलब होता है जो हर जगह एप्लीकेबल है। तो क्या डायरेक्टिंग भी हर जगह एप्लीकेबल है? अगर आप देखो, इसका आंसर है हाँ। अगर आप ध्यान दो ना, तो ये टॉप लेवल में भी, मिडिल लेवल में भी और लोअर लेवल, तीनों लेवल में जो है डायरेक्टिंग का इन्वॉल्वमेंट होता है। कैसे? अब जैसे मान लीजिए मैं लोअर लेवल की बात करूं, क्योंकि कंफ्यूजन यही होता है। लोअर लेवल में जो सुपरवाइजर्स होते हैं, आप देखोगे हमेशा जो सुपरवाइजर हैं, वो जो मजदूर होते हैं उनको काम बताते रहते हैं कि तुम्हें इतने दिन में करना है, ये करना है, वो करना है, ऊपर से ऑर्डर आया है, हमें ये काम करके दिखाना है। तो एक तरह से देखा जाए तो दे आर ऑल्सो टेलिंग व्हाट टू डू एंड व्हेन टू डू, है ना, कैसे करना है और कब तक करना है और किस तरह से काम करना है। तो ये सारा का सारा काम जो है यहाँ पे भी चल रहा है। इसी तरह से मिडिल लेवल में भी देख लो, जो मिडिल लेवल के मैनेजर्स होते हैं वो लोअर लेवल मैनेजर्स को बता रहे होते हैं कि आपको ये काम करवाना है और इतने दिन में करा लेना है, और इतने एम्प्लॉयज को रखने की कोशिश कीजिएगा और ये सब। तो वो गाइड एक तरह से कर ही रहे हैं, वो गाइडेंस देते हैं कि ऐसे ऐसे कराना है। इसी तरह से लोअर लेवल भी गाइड करता है जो एम्प्लॉयज हैं उनके, जो बहुत ही ज़्यादा जो लेबर्स हैं, वर्कर्स हैं। और इसी तरह से टॉप लेवल भी करता है। टॉप लेवल जब प्लानिंग वगैरह अच्छे से कर लेता है, तो मिडिल लेवल को जो है गाइड भी करता है और साथ में इंस्पायर भी करता है कि ये काम आपको इतना करा लेना है। तो अगर आप देखो तो ये तीनों लेवल पे एप्लीकेबल है। तो व्हाट यू हैव टू राइट इज, you have to just write that one of the characteristic of directing is pervasive and it is applicable at all the three levels of management, be it a top level or a middle level or a super level. And you can also give some examples regarding that. Top level का example दे सकते हो कि whenever top level gives work, it gives work to the middle level and instruct them to complete the job at a particular period of time, and the same instructions is passed टू द लोअर लेवल ऑल्सो। एंड लोअर लेवल ऑल्सो जो है वो इंस्ट्रक्ट करता है वर्कर्स को और उनसे काम निकलवाता है, कोई दिक्कत होती है तो उनकी हेल्प भी करने को तैयार होते हैं। तो एक अगर आप देखो तो यहाँ पे क्या है, परवेसिवनेस है, एप्लीकेबल है हर जगह। नेक्स्ट आ जाता है कंटिन्यूअस प्रोसेस। देखो मैं उसी के आगे कंटिन्यू करूंगा कि ये कंटिन्यूअस प्रोसेस, हाँ बोलो। सर एक बार टॉप लेवल का बताना कैसे है? देखो बेटा, टॉप लेवल जो है ना प्रॉपर प्लानिंग करेगा। टॉप लेवल का काम क्या है पहले ये बताओ आरती, टॉप लेवल का काम क्या, आपको याद होगा टॉप लेवल का मेन काम क्या होता है?
प्लानिंग करना और सबको गाइड करना, मिडिल लेवल और लोअर लेवल। एग्जैक्टली तो अब आप ये बता रही हो कि सर टॉप लेवल का काम होता है प्लान करना। कोई भी जैसे मान लीजिए प्लानिंग में बहुत कुछ आता है, जैसे वो प्लान करेंगे कि ये वाली पॉलिसी हम अप्लाई करेंगे, फिर वो प्लान करेंगे कि ये वाला काम जो है हम ऐसे कराएंगे और इतना इतना लोगों को रखेंगे अपने अंडर में। इस टाइप की प्लानिंग होती है, ज्यादातर पॉलिसी बिल्डिंग होती है, पॉलिसी बनाए जाते हैं और बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को प्लान किया जाता है कि इस काम को करवाया जाएगा। तो जैसे ही प्लानिंग कंप्लीट हो जाती है बेटा, आपको नहीं लगता कि वो मिडिल लेवल को बुला के बोलते होंगे कि भाई ये वाला काम आपको करवा के और हमें इतने दिन में चाहिए ये काम और आप कैसे भी कराओ हम नहीं जानते, यही बोलेंगे ना वो। तो फिर और टॉप लेवल को कौन गाइड करता है? देखो मतलब टॉप लेवल जो होता है ये हायर लेवल होता है, ये खुद ही अपने आप में गाइडिंग का रोल करते हैं। हम सिर्फ यहाँ पे ये पढ़ रहे हैं परवेसिव इन नेचर, मतलब एप्लीकेबल एवरीवेयर। तो डायरेक्टिंग अगर आप ध्यान से देखो तो फर्स्ट लेवल पे भी एप्लीकेबल है, यानी कि टॉप लेवल पे। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा था कि टेलिंग पीपल व्हाट टू डू एंड लुकिंग दैट दे आर डूइंग और नॉट। तो अगर आप ध्यान से देखो तो आपने खुद ही बोला कि सर उन्होंने जब प्लानिंग बनाया तो वो मिडिल लेवल को ये प्लानिंग देंगे, बताएंगे कि ये करना है। तो दे आर टेलिंग पीपल व्हाट टू डू एंड दे आर ओवरसीइंग देम कि वो काम ढंग से ठीक करा रहे हैं कि नहीं करा रहे हैं। अगर मान लो मिडिल लेवल ढंग से उसे अप्लाई नहीं कर पाएगा, इंप्लीमेंट नहीं करेगा, तो बुला के उनको धमकाते भी हैं और डांटते भी हैं। तो यही तो है डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग यही तो है कि काम को देना और देखना कि काम वो ढंग से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये बताइए यहाँ पे आपको डायरेक्टिंग दिख रहा है बेटा आरती? सर अब हम आ जाते हैं मिडिल लेवल पे। जो टॉप लेवल ने काम मिडिल लेवल को दिया है, जो पॉलिसी दिया है, वो इम्प्लीमेंटेशन का काम होता है। ये हम पीछे पढ़ चुके हैं कि मिडिल लेवल क्या करता है, जो पॉलिसी टॉप लेवल के द्वारा दी जाती है उसको लोअर लेवल में लागू करता है ना। तो ये क्या करेंगे, यस मिडिल लेवल वाले भी तो यही काम कर रहे हैं। ये भी डायरेक्ट कर रहे हैं, इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं लोअर लेवल को कि ये काम आप करके दो। और ये काम करने के लिए वो उनको गाइड भी करेंगे। हो सकता है कि सुपरवाइजर कुछ बोले कि सर हमारे पास एम्प्लॉयज कम है, तो मिडिल लेवल ये भी बोल सकते हैं ठीक है आपके पास एम्प्लॉयज कम है तो हम ऊपर टॉप लेवल से बात करते हैं और एक दो को और एडमिट करते हैं या और वर्कर्स को रख लेते हैं। या यूं भी हो जाता है कई बार कि सुपरवाइजर को बोल दिया जाता है कि टेम्पररी वर्कर्स को आप रख लो अपने लेवल पे, इंटरव्यू कर लो 10-15, और इसमें हम लोग भी उस कमेटी में बैठेंगे और एक बार जब हरी झंडी मिल जाएगी तो आपके अंडर में वो काम करेंगे। ये काम 5 दिन 6 दिन के अंदर कर लेते हैं पहले। तो ये क्या कर रहे हैं, इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं और उनको प्रॉपर मोटिवेट भी कर रहे हैं कि ये काम में टेंशन नहीं होगी, एक हो जाएगा, एम्प्लॉयज को हम लोग रख लेंगे। तो क्या ये बताइए कि क्या मिडिल लेवल ने भी डायरेक्टिंग वाला काम किया कि नहीं किया? यस सर। अब हम आ जाते हैं बेटा लोअर लेवल पे। अब जब लोअर लेवल के पास ये काम चला जाएगा तो बकायदा मीटिंग होगी, और ज्यादातर इनकी मीटिंग टेबल पे नहीं होती, आप समझती हो, ग्राउंड लेवल पे ये ज्यादा काम करते हैं। हमने पढ़ा हुआ है कि लोअर लेवल जो एम्प्लॉयज होते हैं, लोअर लेवल जो होता है ये वर्क मतलब काम कराने से मतलब रखता है, ग्राउंड लेवल पे रहता है ज्यादा इसका काम। तो सुपरवाइजर सबको बुलाएगा जितने उसके अंडर में मजदूर होंगे, मान लो 100 हो गए 150 हो गए, सबको बुला के बोलेगा भाई ये काम हमें मिला है और ये हमें 1 महीने के अंदर प्रोजेक्ट को पूरा करना है, और हमें टॉप लेवल ने बोला है कि अगर हमने इसे सही सलामत कर लिया तो इस बार हमारा बोनस थोड़ा सा बढ़ के मिलेगा, या जैसा भी है मोटिवेट करने के लिए जो भी मतलब पॉलिसी बनाई गई होगी वो सबके साथ शेयर किया जाएगा। और ये भी बोलेगा सुपरवाइजर कि हम मतलब एम्प्लॉयज़ को छुट्टी नहीं मिलेगी, ये काम पूरा हो जाने के बाद आपको छुट्टी भी मिल सकती है, और ये हमें किसी भी तरह से अचीव करके देना है अगर हमें बोनस ज़्यादा चाहिए तो। और इस तरह से उन्हें मोटिवेट करेगा और डायरेक्ट भी करेगा और इंस्ट्रक्शंस भी देगा कि ये वाला काम 4 जनों में मैं बांट रहा हूँ, ये वाला काम 6 जनों को दे रहा हूँ, और ऐसे ऐसे करके सुपरवाइजर करवाएगा उनसे। और देखता भी रहेगा कि वर्कर ढंग से कर रहे हैं कि नहीं, कोई काम चोरी तो नहीं कर रहा है। क्योंकि कई बार होता है ना वर्कर्स डुप्लीकेसी ऑफ वर्क, काम किसी और को थोप देंगे या बहाना बनाने की कोशिश करते हैं। तो ये चेक करना कि मशीन वशीन ठीक से काम कर रही है नहीं कर रही है, ये सारा का सारा काम सुपरवाइजर भी देखता रहता है। तो ये भी डायरेक्टिंग का काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है आरती? यस सर कर रहे हैं। तो अब हम कह सकते हैं बेटा कि डायरेक्टिंग का जो काम है ये तीनों लेवल पे है। और जब ये तीनों लेवल पे है तो ये परवेसिव इन नेचर है। परवेसिव की खास बात यही होती है कि एप्लीकेबल एवरीवेयर। तो दिस डायरेक्टिंग इज एप्लीकेबल एट द टॉप लेवल एज वेल एज एट द मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल ऑल्सो। हेंस वी ओके कैन सर। से दैट इट इज परवेसिव इन नेचर। और जो आप क्वेश्चन पूछ रहे थे ना कि सर टॉप लेवल को कौन बोलेगा, टॉप लेवल को बेटा कोई नहीं बोलेगा, पहली बात तो ये है, ठीक है। लेकिन हमें तो खाली परवेसिव को एक्सप्लेन करना है, और डायरेक्टिंग में हमने पढ़ा है कि परवेसिव है। अगर हम ये नहीं बता पाते, प्रूव नहीं कर पाते, तो ये फंक्शन हट जाता है इसका, यानी कि ये कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होता। ठीक है, तो एक्सप्लेन करते समय ऐसी
लिख सकते हो, एक्सप्लेन कर सकते हो। तो तीसरा आ गया हमारा कंटिन्यूअस प्रोसेस। तो मैं ये कह रहा हूं कि डायरेक्टिंग ऐसा नहीं है कि आपने एक बार काम बता दिया तो फिर ये काम आपको बस एक बार बता के भूल जाओ, है ना। यू हैव टू कंटिन्यूअसली वर्क ऑन दिस। लाइक इफ द सुपरवाइजर has asked employees to perform certain activity, he will not go and sleep. He will have to properly you know मॉनिटर देम। एम्प्लॉयज को बार बार उनके ऊपर नजर रखनी पड़ेगी कि वो ढंग से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, और उनके काम की परफॉर्मेंस को आपको चेक करता रहना पड़ेगा। यू विल हैव टू एनालाइज देम, है ना। और कंटिन्यूअस इन नेचर रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपने एक बार उनको बता दिया तो आप भूल जाओ, तो ये तो गलत हो जाएगा। और अगर आप ऐसे करते हो तो यू विल हैव टू फेस प्रॉब्लम्स, क्योंकि बाद में पता चला काम ही पूरा नहीं हो पाया। तो इसीलिए आप देखोगे हमेशा ये कंटिन्यूअस है। डायरेक्टिंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस एंड द वर्क ऑफ अ मैनेजर इज नॉट merely accomplishing by issuing directions and instructions. He has to constantly review the work. इसको लगातार रिव्यू करते रहना पड़ेगा एंड गाइड देम करेक्टली whenever he finds that there is a mistake done by the employees. जब भी उसको लगेगा एम्प्लॉयज से गलती हो रही है तो उनको गाइड भी करता है, उनको बताता है देख ये वाला काम ऐसे नहीं करना है, और मैं तेरे को एक अच्छा मतलब जो है एक्सपीरियंस वर्कर साथ में रख देता हूँ, इसके साथ देख देख के सीख। और ऑल्सो वो मोटिवेट भी करता है देम टू टाइम, उनको मोटिवेट भी करते रहता है समय समय पे। एंड ही कॉन्स्टेंटली इंश्योर दैट द वर्क इज प्रोग्रेसिंग एज पर द प्लान। जैसा प्लान टॉप लेवल ने और मिडिल लेवल ने बनाया था वो उसको मॉनिटर करता रहता है कि वो काम उसी हिसाब से चल रहा है कि नहीं चल रहा है। और वेन एवर देर इज अ करेक्टिव एक्शन टू बी टेकन, जब भी करेक्टिव एक्शन लेना होता है तो ही ऑलवेज डू दैट। वो करेक्टिव एक्शन हमेशा वो लेने के लिए तैयार भी रहता है। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। किसी बच्चे को ये तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स में प्रॉब्लम है तो अभी पूछ सकते हैं, मैं एक्सप्लेन और दूसरे तरीके से कर सकता हूँ। ठीक है, तो हमने कंटिन्यूअस प्रोसेस में क्या पढ़ा स्टूडेंट्स? हमने पढ़ा कि ये लगातार चलता रहता है, और कोई भी चाहे वो टॉप लेवल हो, मिडिल लेवल हो या लोअर लेवल हो, जब भी वो काम अपने लोअर एम्प्लॉय को देता है, यानी उसके अंडर में जो काम कर रहा है उसको जब देता है, तो खाली वो दे के भूलता नहीं है, उसको बार बार ऑब्जर्व भी करता रहता है और बार बार कंपेयर भी करता रहता है कि जो उसने काम दिया, जो समय दिया और जिस तरह से काम होना चाहिए उस तरह से प्रॉपरली हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर उसको लगता है कि काम उस ढंग से नहीं हो रहा है तो उसको प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस भी देता है और उसको डांटता भी है, उसको मोटिवेट भी करता है, ठीक है, और उसे इंस्पायर भी करता है इसी बहाने कि वो काम को ढंग से करे। और उसमें कोई कमियां होती है ना तो उसमें इंप्रूवमेंट की अगर कोई गुंजाइश है तो वो बताता भी है कि ऐसे ऐसे करने से इसका इंप्रूवमेंट हो सकता है, और वो देखता है, इंश्योर करता है कि प्लानिंग के अकॉर्डिंग वो काम हो। ठीक है, इसी तरह से मिडिल लेवल भी सुपरवाइजर को देखता रहता है कि वो ढंग से कर रहे हैं कि नहीं, और मिडिल लेवल के ऊपर नजर होती है टॉप लेवल की, वो भी देखता रहता है। तो इसीलिए ये काम देने के बाद कंटिन्यूअस है। अच्छा, जब ये काम अचीव हो जाएगा तो ऐसा नहीं है कि फिर अगला काम नहीं होगा, आगे के लिए भी टॉप लेवल काम रेडी रखता है। तो देयरफॉर वी कैन से दैट कि इट इज अ कंटिन्यूअस एक्टिविटी, कंटिन्यू चलता रहेगा। कभी भी आप देखना बड़ी बड़ी कंपनियों में जाओगे तो कोई भी ऐसा नहीं है कि आज काम खत्म है और सब अपना बैठ के ताश खेल रहे हैं। आप देखोगे हम हर समय बिजी रहते हैं, और इसीलिए तो क्योंकि ये कंटिन्यूअस इन नेचर है, ये चलता रहेगा। एक काम खत्म हुआ नहीं कि दूसरा काम आपके सर पे आ जाएगा। फिर आ जाता है फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक, फ्लो फ्रॉम टॉप टू बॉटम। जैसे आरती ने वो पूछा था, उसी समय मैंने आपको बताया था ना कि पहले टॉप लेवल मैनेजमेंट प्लानिंग करेगा, उसके बाद वो प्लान्स और जो पॉलिसी है वो मिडिल लेवल को देगा, फिर मिडिल लेवल जो है लोअर लेवल को देगा। तो इससे आपको क्या दिख रहा है? इससे हमें ये दिख रहा है कि हमेशा टॉप से बॉटम की तरफ ही जाएगा। तो कभी भी आप किसी को इंस्ट्रक्शंस देते हो तो आप अपने लोअर लेवल वाले को ही तो दोगे, टॉप लेवल वाले को तो इंस्ट्रक्शंस दोगे नहीं ना। जैसे मान लीजिए कोई बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है तो उसमें जो वर्कर है, वर्कर थोड़ी ना सुपरवाइजर को बोलेगा कि काम ऐसे करवाओ। हमेशा सुपरवाइजर वर्कर को बोलेगा कि काम ऐसे करो और ऐसे करना है आपको, इंस्ट्रक्शंस। इसी तरह से मिडिल लेवल हमेशा सुपरवाइजर यानी लोअर लेवल को बोलेगा, और टॉप लेवल हमेशा मिडिल लेवल को बोलेगा। तो आप अगर देखो तो डायरेक्टिंग जो है यानी कि टेलिंग पीपल व्हाट टू डू एंड सीइंग दैट दे आर डूइंग और नॉट, ये हमेशा टॉप से बॉटम की तरफ जाता है, नीचे की तरफ फ्लो करता है, ऊपर की तरफ तो फ्लो हो ही नहीं सकता। तो इसमें हम यही बोलेंगे कि ये हमेशा जो है डाउनवर्ड्स जाता है। डायरेक्शन फ्लो फ्रॉम टॉप टू बॉटम, इट स्टार्ट्स फ्रॉम द टॉप लेवल मैनेजमेंट एंड एंड एट द सुपरवाइजरी लेवल मैनेजमेंट। हमेशा एंड जो है ये सुपरवाइजरी लेवल मैनेजमेंट में होता है। कोई डाउट किसी बच्चे को? वेरी गुड। नेक्स्ट आ जाता है ह्यूमन एलिमेंट। देखो डायरेक्टिंग जो है ना ये ह्यूमन एलिमेंट तो है इसमें। कोई भी इंस्ट्रक्शन मशीन तो दे नहीं सकती ना।
हमेशा इंस्ट्रक्शंस जो है ह्यूमन एलिमेंट का होना जरूरी है। तो वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डायरेक्टिंग इज देयर इज ऑलवेज ह्यूमन एलिमेंट इन्वॉल्व। वे अब जब भी देखोगे ना डायरेक्टिंग के अंदर हमेशा ह्यूमन का इन्वॉल्वमेंट जरूर मिलेगा आपको। इसका बड़ा सिंपल रीजन है क्योंकि कोई भी इंस्ट्रक्शन, कोई भी मोटिवेशन हमेशा ह्यूमन बीइंग ही दे सकता है। हाँ, ये कई बच्चे बोलेंगे कि सर इंस्ट्रक्शंस तो आजकल कंप्यूटर भी देने लगे हैं। तो चलिए ठीक है, मैं आपकी बात मान लेता हूँ, लेकिन क्या इंस्पायर कर सकता है मशीन? कभी नहीं। आंसर है, कभी भी मशीन इंस्पायर नहीं कर सकती, कभी भी मशीन मोटिवेट नहीं कर सकती। इट इज ओनली ह्यूमन बीइंग हु कैन मोटिवेट एंड इंस्पायर पीपल। तो इसीलिए आप देखोगे इन डायरेक्टिंग, क्योंकि ये डायरेक्टिंग क्या करता है, इंस्ट्रक्शंस देने का काम करता है, मोटिवेशन देने का काम करता है, इंस्पिरेशन देने का काम करता है। इसीलिए ये एक ह्यूमन एलिमेंट है। और हम यही पॉइंट लिखेंगे, आप एग्जाम्पल में लिख देना कि वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ह्यूमन एलिमेंट इज दैट इन डायरेक्टिंग it involves instructing, okay, it involves inspiring and motivating also, and motivation and inspiration can only be given from human being to human being, therefore there is a element of human, तो human element is involved here। ये इससे साफ प्रूफ हो जाता है। तो हमेशा आप देखोगे डायरेक्टिंग के अंदर ह्यूमन बीइंग का होना जरूरी है, और एक ह्यूमन बीइंग ही है जो उसको इंस्पायर करता है किसी आदमी को, कभी मशीन इंस्पायर नहीं कर सकती है। समझ गए ना? जैसे मान लीजिए क्लास में हम लोग पढ़ रहे हैं, तो टीचर इज अ ह्यूमन बीइंग, राइट? तो ही कैन इंस्पायर यू, ही कैन मोटिवेट यू, लेकिन मशीन नहीं करने वाली। अब अपनी स्मार्ट क्लास है, तो स्मार्ट क्लास में देखते नहीं हो, जब उसमें पढ़ा रहे होते हैं तो उसमें आपको कोई स्मार्ट क्लास रुक के नहीं बोलती कि बेटा ध्यान नहीं है, लव त्यागी ध्यान नहीं दे रहे हो, पीछे देख रहे हो। हमेशा आप देखोगे जो है टीचर ही बोलने वाला है। तो इसलिए ह्यूमन बीइंग के साथ ये खास बात होती है कि वो जो है ना गाइड भी करता रहता है और वो मोटिवेट भी करता है। तो इसीलिए हम बोलेंगे डायरेक्टिंग के अंदर ह्यूमन एलिमेंट का होना जरूरी है, और ये ह्यूमन एलिमेंट इसमें इन्वॉल्व होता है। तो ये बेटा हमने 5 जो है कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लिए हैं। एंड हु इज गोइंग टू एक्सप्लेन इट? कौन बच्चा है जो इनिशिएट करेगा एक्शन? इनिशिएट एक्शन का मतलब स्टार्ट लेना, खुद शुरुआत करना। कौन करेगा? हु इज गोइंग टू इनिशिएट एक्शन? बोलो। चलो, अब मुझे मोटिवेट करना पड़ेगा ना, इतने सारे बच्चे हैं अच्छे अच्छे। तो कौन बताएगा बेटा ये 5 पॉइंट? एक बच्चा तो बताओ। हाँ, आई एम वेटिंग। हु इज गोइंग टू एक्सप्लेन ऑल दीज 5 पॉइंट्स? निशांत, मेरी आवाज आ रही है? यस सर। हाँ, तो बताओ कौन बताएगा? निशांत, आप ही बता दो बेटा, ट्राई करो, शाबाश। कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ डायरेक्टिंग के, तो सबको समझा दो जल्दी जल्दी, बहुत कम कम में। या कोई दूसरा बच्चा? हाँ बोलो। सबसे पहला होता है इनिशिएट्स एक्शन। बाकी समझा। सारे फंक्शन जो भी होते हैं मैनेजमेंट के, वो एक बेस हाँ, बनाते हैं, लेकिन डायरेक्टिंग स्टार्ट देता है, किक स्टार्ट देता है, जिससे कि आगे शुरू हो सकता है। वेरी गुड। ठीक है, सेकंड तो होता है परवेसिव। ठीक है, मैं इनिशिएट डायरेक्टिंग। एक्शन का एक बार और थोड़ा सा समझा दूं उसे। आपने एकदम सही बताया, थोड़ा और मैं थोड़ा थोड़ा ऐड करता रहूंगा। देखिए क्या होता है ना, बेसिकली कि आप जितना इन्होंने बताया निशांत ने, कि जितने बाकी के एक्टिविटी ये जो थे हमारे फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, वो एक बेस का काम करते हैं। प्लानिंग भी बेस का काम करता है, स्टाफिंग भी, ऑर्गेनाइजिंग भी। लेकिन डायरेक्टिंग के अंदर क्या होता है, इंस्ट्रक्शंस देना शुरू कर देता है जो उसका बॉस है। तो इसीलिए इसको बोलते हैं इनिशिएट्स एक्शन। यहाँ पे काम शुरू होते हुए दिखाई देता है। अभी तक जब हमने ट्रेनिंग में पढ़ा तो यहाँ काम शुरू नहीं हो रहा था, यहाँ ट्रेनिंग दी जा रही थी, स्टाफिंग के अंदर एम्प्लॉइज को लाया जा रहा था, ऑर्गेनाइजिंग के अंदर डिपार्टमेंट्स बनाए जा रहे थे, और एक रिलेशन तैयार किया जा रहा था कि कौन किसको ऑर्डर देगा कौन। लेकिन वहां काम शुरू नहीं हो रहा था। डायरेक्टिंग ही ऐसा है जहां पे इनिशिएट्स एक्शन होगा, यानी कि काम शुरुआत होगा, और इंस्ट्रक्शंस दिए जाएंगे कि ये काम आपको करना है और इतने दिन में करके दिखाना है। तो यहाँ पे इनिशिएट एक्शन यानी कि काम शुरुआत मिल रहा है यहाँ पे। दूसरा, दूसरा सर, डायरेक्टिंग परवेसिव इन नेचर होता है। टॉप लेवल मिडिल लेवल को पास करता है, डायरेक्ट करता है उन्हें। मिडिल लेवल लोअर लेवल को डायरेक्ट करता है, और लोअर लेवल पे सुपरवाइजर वगैरह जो वर्कर्स होते हैं उन्हें डायरेक्ट करता है। ठीक है, तो आप ये कहना चाह रहे हो कि सर परवेसिव है क्योंकि ये तीनों जगह अप्लाई हो रहा है, टॉप लेवल में भी, मिडिल में भी, लोअर में भी। एग्जैक्टली। तीसरा, सर कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होता है। ऐसा नहीं कि हम एक ही बार एम्प्लॉयज को काम बता के छोड़ दें, हमें उन्हें गाइड भी करना है, मोटिवेट इंस्पायर करना है, और आगे और काम देते रहना है।
ठीक है, तो जो डायरेक्टिंग है ये काम खत्म नहीं होता। वंस यू परफॉर्म द जॉब, व्हेन द एम्प्लॉइज परफॉर्म दैट एक्टिविटी, दे आर गिवन नेक्स्ट एक्टिविटी विच इज टू बी परफॉर्म्ड। और जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं और मोटिवेशन जो होता है, मोटिवेशन कंटिन्यूअस है। एक बार आप किसी आदमी को मोटिवेट कर दोगे तो जरूरी नहीं है कि वो मोटिवेट हो जाएगा, लेकिन फिर आपको दोबारा भी करना पड़ेगा। जैसे आपने क्लास में देखा है, कई बार बच्चों को साल भर मोटिवेट करते रहना पड़ता है कि आपको मार्क्स लाना है, अच्छा पढ़ना है। एक दिन आपने कर दिया, 2 दिन अच्छा पढ़ेगा, फिर भूल जाएगा, तो उसको दोबारा भी यही करते रहना है। तो डायरेक्टिंग का काम ही यही होता है, लगातार बार बार आपको मोटिवेट करना और इंस्पायर करते रहना पड़ता है। और ये ना एक बार देने के बाद, जैसे कि निशांत ने बताया कि सर एक बार देने के बाद खत्म नहीं होता, ये चलता रहेगा। तो आपने काम दे दिया, काम पूरा हो गया, तो नया काम रेडी रहता है और वो दोबारा उनको करना पड़ता है। नेक्स्ट नेक्स्ट। फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, क्योंकि सबसे जो टॉप लेवल होते हैं वो लोग मिडिल लेवल को देते हैं और मिडिल लेवल लोअर लेवल को, इसलिए ऊपर से नीचे की तरफ फ्लो। ठीक है, ये हमेशा काम जो है टॉप से लोअर की तरफ जाता है, क्योंकि इंस्ट्रक्शंस जो होती हैं और गाइड जो होता है हमेशा टॉप लेवल ही नीचे वाले को देता है। तो क्योंकि हमेशा सुपीरियर ही जूनियर को इंस्ट्रक्ट कर सकता है, तो समझने वाली बात है कि ये हमेशा टॉप से लोअर की तरफ ही जाएगा। राइट। एंड द लास्ट पॉइंट। ह्यूमन एलिमेंट सर, इसमें ह्यूमन की इन्वॉल्वमेंट होती है। कैसे? ह्यूमन ही इंस्पायर कर सकते हैं, कोई मशीन वगैरह जो होती है वो इंस्पायर नहीं कर सकती। डायरेक्ट तो कर सकती है लेकिन इंस्पायर, मोटिवेट और उनका काम चेक नहीं कर सकती। इसके लिए ह्यूमन जरूरी है, ह्यूमन। बहुत अच्छे से समझाया। ठीक है, तो इसमें यही लिख देना है कि वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक इज ह्यूमन एलिमेंट, बिकॉज ओनली ह्यूमन बीइंग कैन मोटिवेट एंड इंस्पायर somebody, and therefore there is always a human involvement there in directing। तो यही थे पॉइंट्स। निशांत इतने अच्छे से समझा रहे हो, अब पहले क्यों नहीं इनिशिएटिव किया, एक्शन शुरुआत क्यों नहीं, बोला क्यों नहीं आपने कि सर मैं बताऊंगा? कॉन्फिडेंस होना जरूरी है बेटा पढ़ाई के साथ, नहीं तो फायदा क्या है? फिर आपके अंदर कॉन्फिडेंस दिखना चाहिए। व्हेन आई एम आस्किंग समबडी टू गिव आंसर्स, तो आपको सबसे पहले इनिशिएटिव लेना चाहिए कि सर मैं बताता हूँ, ट्राई करता हूँ। इसमें मैं खून खराबा थोड़ी ना होगा। मैं जब अपनी क्लास को इसमें पूछता हूँ तो कोई बच्चा हाथ नहीं खड़ा करता, कोई नहीं। और जब 11th क्लास से पूछता हूँ तो वहां पे दिक्कत होती है कि किससे पूछूं, झगड़ झगड़ जा रहे हैं वो लिटरली। और आप लोगों को पता नहीं क्या हो गया है। इंटरेस्ट लोगे तभी तो आएगा बेटा। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग, इंपॉर्टेंस पढ़ेंगे जल्दी जल्दी। ठीक है, देखो इंपॉर्टेंस का मतलब है एडवांटेज। डायरेक्टिंग के इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों डायरेक्टिंग जरूरी है बहुत? तो अगर इसका सिंपल आंसर है, देखो बिना डायरेक्टिंग के इतना तो आपको समझ में आ गया कि जब तक हम किसी को काम नहीं बताएंगे, सामने वाला काम करेगा ही क्यों? ये तो ह्यूमन बीइंग की एक बिहेवियर होती है। जब तक मैं आपको नहीं बोलूंगा कि ये वाला चीज आप लर्न कर लो, 99% बच्चे नहीं करते, पता ही है आपको। अब ये टॉपिक मैं बोलूंगा नहीं जब तक कि ये याद करना है, या जब तक ये टॉपिक को मैं स्टार्ट नहीं करूंगा, बच्चे बहुत कम हैं जो ऐसे करते हैं। तो ह्यूमन एलिमेंट के साथ ऐसा होता है, जब तक आप 12th में नहीं आओगे और आपको सिलेबस नहीं दिया जाएगा, तब तक तो आप भी नहीं पढ़ोगे ना। तो वही चीज होता है, डायरेक्टिंग क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टिंग बिजनेस के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस क्यों है, वन बाय वन वी आर गोइंग टू लर्न। सबसे पहला इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग है ह्यूमन एलिमेंट। अगर आप देखो, थ्रू डायरेक्शन मैनेजमेंट कन्वेज एंड मोटिवेट्स इंडिविजुअल टू परफॉर्म द डिजायर्ड वे टू अचीव गोल्स। देखिए इसका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस ये है कि जैसे कि हमने पढ़ा कि इसमें ह्यूमन एलिमेंट आता है, तो डायरेक्टिंग ही है जो कन्वे करता है और मोटिवेट करता है इंडिविजुअल्स को कि आपको ये काम को शुरू करना है और काम को करके दिखाना है। इमेजिन करो अगर डायरेक्टिंग नहीं होता तो कोई भी एम्प्लॉय काम को शुरू करता ही नहीं, क्योंकि डायरेक्टिंग ही है जो मोटिवेट करता है पीपल को कि आपको ये काम करना है और उनसे शुरुआत करवाता है। तो इसीलिए ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। अगर ये ना होता तो कोई भी एम्प्लॉय वहां आके काम करता ही नहीं और शुरुआत ही नहीं मिलती किसी काम को। तो इसीलिए हम बोलेंगे कि वन ऑफ द इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग इज ह्यूमन एलिमेंट, बिकॉज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ह्यूमन एलिमेंट दे आर एबल टू motivate people, motivate employees and inspire employees to perform the work, and they also instruct them। उनको डांटते भी हैं, धमकाते भी हैं, उनको वार्निंग भी देते हैं। ये सारा का सारा काम ह्यूमन एलिमेंट ही तो कर सकता है। तो इसीलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। और हम बस आपको ये लिख देना है कि डायरेक्टिंग के अंदर ह्यूमन बीइंग का इन्वॉल्वमेंट होने की वजह से होता क्या है कि जब एम्प्लॉय काम को परफॉर्म नहीं करता है तो वो ह्यूमन बीइंग उसको डांटता भी है। देखो एक चीज ध्यान रखना, एक नेगेटिव मोटिवेशन होता है। नेगेटिव मोटिवेशन पता है क्या होता है? कोई बताएगा बच्चा नेगेटिव मोटिवेशन क्या होता है? सोच के बताना जरा। मोटिवेशन होता है किसी आदमी को मोटिवेट करना पॉजिटिव। क्या नेगेटिव भी हो सकता है मोटिवेशन आदमी? होता है सर। कैसे? कैसे बेटा? जै- एक एग्जांपल देके बताओ तो।
जैसे कोई गलत बोल रहा है उसको करने के लिए और वो कर दे, तो ऐसे करके। किस तरह से? मतलब मैं अच्छा सही बोल रही हो, लेकिन किस मतलब एग्जांपल बताओ जरा तो समझ में आए मेरे को। एग्जाम्पल जैसे शरिया आतंकवादी में होता है ना, ये बोल देते हैं कि ऐसे करो वैसे करो, तो नेगेटिव मोटिवेशन होता है वो। उनको तो पॉजिटिव मोटिवेशन बोलते हैं ना। वो उनको बोलते हैं कि तुम्हें जन्नत मिलेगी, ऊपर जाओगे, सब तरह की सुख सुविधाएं मिलेंगी, अगर मैं सही कह रहा हूँ तो, है कि नहीं? पर पर सर वो होता तो नेगेटिव वे में ही है ना, मतलब गलत तो ही नहीं, करते हैं वो। ये नहीं नहीं, ये तो पॉजिटिव है ना। उनको बोलते हैं बहुत अच्छा मिलेगा, ऊपर जाओगे तो हर तरह की सुविधाएं होंगी, फैसिलिटी होंगी, खाने को अच्छा मिलेगा, स्वर्ग। हिंदुओं के लिए स्वर्ग कह लो, मुस्लिमों के लिए जन्नत कह लो। सर और अगर एग्जाम। वो कोई, बोलो बोलो। अगर एम्प्लॉय कोई मिस्टेक कर रहा है तो उसका हाँ, जो सुपीरियर है वो उसे डांटेगा तो उसका मोराल जो है वो डाउन होएगा पूछ करने के बजाय। तो अच्छा इसलिए तो उसको मतलब, हाँ हाँ, तो आपका कहना है कि मोटिवेशन मतलब नहीं हो पाएगा है? नहीं और फिर डाउन हो तो जाएगा। चलो मैं एक एग्जाम और, कोई बच्चा बताएगा बेटा नेगेटिव सर मोटिवेशन भी होता है। हाँ बोलो। सर जैसे कोई एम्प्लॉय को काम दिया गया और वो उस काम को अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रहा, तो गुस्से में सुपीरियर उसे ऐसे भी बोल सकता है कि अगर तुम अच्छे से काम परफॉर्म नहीं करोगे तो मैं तुम्हारी सैलरी काट लूंगा। तो वो हाईली मोटिवेटेड हो जाएगा सैलरी पाने के लिए और कहेगा यार किसी भी तरह से मेरे को ये काम करना है, रात दिन एक कर देगा और काम को पूरा कर देगा, राइट? यस सर। बहुत बढ़िया, काफी क्लोज गए हो। और यही है नेगेटिव मोटिवेशन। देखो ऐसा भी हो सकता है कि सुपीरियर यूं कहेगा कि भाई तेरे को हमने रख के गलती कर दी, तेरे बस की नहीं है, मेरे को पहले ही लग रहा था कि तू नहीं कर पाएगा। तो फिर क्या होता है कि एम्प्लॉय एकदम फ्रस्ट्रेट हो जाता है, गुस्से में आ जाता है, और वो उसके लिए एक चैलेंज हो जाता है कि मेरी कैपेबिलिटी है तभी मैं आया हूँ और अपने दम पे आया हूँ। सिलेक्शन में मैं इतना सारा जो है टफ एग्जाम दिया है और औरों को हरा के आया हूँ, इसने ऐसे कैसे बोल दिया मेरे को? एंड ही जस्ट टू प्रूव हिज पॉइंट वो अच्छा काम करता है और वो काम को करके दे भी देता है। क्लास में भी आपने कई बार देखा होगा नेगेटिव मोटिवेशन मिलता है जब कोई टीचर किसी बच्चे को चैलेंज दे देता है, बोल देता है भाई तेरे बस की नहीं है, तू इस साल भी फेल होगा, और वो बच्चा एकदम खुंदक में आके बोलता है सर इस बार हम टॉप करके दिखाएंगे, आप देखते रहो बस। तो वो नेगेटिव मोटिवेशन होता है। और ये जो है, ये एक ऐसा तरीका होता है जिसमें जो है हाईली मोटिवेटेड हो जाता है बच्चा। कई बार ऐसा होता है, देखो आपको मैं बताऊं, पिछले ही बैच की आपके जो नेक्स्ट जो बैच था ना पिछला वाला, उसमें ये हो गया था कि जो टॉपर थी वो उसके साथ चैलेंज लगा दिया था 4-5 बॉयज ने, और उससे ज्यादा मार्क्स ला के दिखाए हैं वो। तो मेरी बात हुई थी तो कह रहे थे कि सर हमारे बीच में तो चैलेंज लग गया था कि इससे तो ज्यादा लाना ही है, चाहे भले ही कुछ हो जाए। और हमने एकदम बुरी हालत कर दी थी पढ़ाई की, तो हालत मतलब रातों दिन एक कर दिया। अब ये देखो कि आप कि कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था और वो ला के दिखा दिया उन्होंने। तो कई बार ऐसा होता है कि जब किसी को अंडर एस्टिमेट किया जाता है, बी इट एनीबडी, ह्यूमन बीइंग से होती है ये गलती कि क्लास में हम बोल देते हैं अगर आप ऐसे ध्यान नहीं दोगे तो आप अच्छे मार्क्स नहीं ला सकते, और वो बच्चे के अंदर गट्स होता है तो उसको नेगेटिवली वो लेके और अपने ऊपर ले लेता है, और फिर वो डबल मेहनत करने लग जाता है ये प्रूव करने के लिए कि उसमें वो कैपेबिलिटी है। देखो हर एक में कैपेबिलिटी होती है, लेकिन बस वही है कि ये नेगेटिव एनफोर्समेंट होता है, नेगेटिव बोलने की वजह से उसके अंदर गुस्सा आया और उसने डबल मेहनत करनी शुरू कर दी। तो इसीलिए डायरेक्टिंग के अंदर हमें बस यही लिख देना है कि डायरेक्टिंग में क्या होता है, मोटिवेशन मिलती है, अब वो नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है। तो ये इसीलिए ये चीजें जो है अक्सर देखने में आती हैं कि ये चीज, ये इसको जानते हो जो साइकिलिंग करता था, जो 7 बार चैंपियन था, नाम बताएगा कोई? जो साइकिलिंग की दुनिया में वर्ल्ड रिकॉर्ड है जिसके नाम, आर्मस्ट्रॉन्ग, नाम सुना है कि नहीं? एक तो था नील आर्मस्ट्रॉन्ग, एक और आर्मस्ट्रॉन्ग था जो जिसको डॉक्टर ने बोल दिया था कि भाई आपको मतलब मूव नहीं कर सकते, अस्थमा है और सीढ़ी भी मत चढ़ना, ये वो। तो उसको गुस्सा आ गया, उसने कहा भाई सबसे खतरनाक स्पोर्ट कौन सा है जिसमें सांस फूलती है? उन्होंने बोला साइकिलिंग, इसमें आदमी मर जाता है, पहाड़ी पे चलाना पड़ता है और 7-7 दिन साइकिल चलाते रहना है। तो उसने बोला यही स्पोर्ट लेना है मेरे को, जब मरना ही है तो इसी से मरूंगा। और 7 बार लगातार चैंपियन रहा। सुना है कि नहीं? हेलो। ना सुनो सर, ना सुनो। हाँ तो बेटा आज पढ़ना कि साइकिलिंग की इकोनिक का दुनिया में। नाम सुनोगा थोड़ा दिन में, साइकिल चला चला के। हाँ तो ये था नेगेटिव मोटिवेशन, जब उसको डॉक्टर ने बोला कि तू मूव नहीं कर सकता, चल नहीं सकता, और उसने बोला कि इसके लिए व्हील चेयर भी चाहिए होगी आगे 1-2 महीने के बाद। तो वो सीधा उठा, उसने कहा ना भाई जब मरना ही है तो साइकिल ही चला के मरूंगा। और उसके बाद बियर हर ग्रिल्स के साल। साथ भी तो वो तो सर, वो तो किसके प्लस वन में साथ? पड़ेगा तो बियर ग्रिल्स।
बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं, ठीक है, एक माउथ नहीं है अफेक्टेड हो तो ये। हाँ बिल्कुल, और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, ऐसे ओलंपिक्स में भी हैं, जिसको एक को पोलियो हो गया था, एक नाम मैं भूल रहा हूँ, उसने रेस लगाया था और 100 मीटर में फर्स्ट आई थी, 4x100 मीटर रिले में भी उसने कंपटीशन किया था। तो ये ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जब वो लोगों को बोल दिया जाता है कि आप नहीं करोगे, और वो नेगेटिव मोटिवेशन उनको मिलती है और गुस्से में आ जाते हैं और अचीव करके दिखा देते हैं वो, ठीक है। तो यहाँ पे यही है, ह्यूमन एलिमेंट इन्वॉल्व है पहला। दूसरा, इंटीग्रेट्स एम्प्लॉइज एफर्ट। होता क्या है, अब दूसरा इसका इंपॉर्टेंस ये है डायरेक्टिंग का, कि ये ना एम्प्लॉय के एफर्ट को ना इंटीग्रेट करता है, एकजुट करता है। होता क्या है कि डायरेक्टिंग कोऑर्डिनेट्स एंड इंटीग्रेट्स द एक्टिविटीज ऑफ ऑल द पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन। if their efforts are not integrated properly, the business cannot achieve its objective successfully. देखो ये डायग्राम से समझ लो, इंटीग्रेशन का मतलब है एकजुट, उनको ना एकजुट कर दिया जाता है। आप देखोगे बहुत सारे एम्प्लॉय वर्क कर रहे होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, और हर एक एम्प्लॉय का काम को रिलेटेड होता है, यानी कि एक बंदा काम करेगा, दूसरा करेगा, दोनों का काम मिला के ही काम पूरा माना जाएगा। ऐसा होता है ना कई बार कि सबको थोड़ा थोड़ा काम दिया जाता है और सबका काम मिला के ही सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन बनाता है। तो सक्सेस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज पॉसिबल ओनली व्हेन एवरीबॉडी डज देयर जॉब इफेक्टिवली and efficiently. If any one of the employees in the organization chain does not perform up to the mark, जब भी कोई एक एम्प्लॉय काम को ढंग से नहीं करेगा और उसमें चेन खराब हो जाएगी, तो ये परफॉर्मेंस को इफेक्ट करेगी। और ये बहुत ही जरूरी है कि कोऑर्डिनेशन हो। जैसे मान लीजिए सेल्स में आपने कोई प्रोडक्शन वाला डिपार्टमेंट है, अब मान लो कोई डिपार्टमेंट में रॉ मटेरियल नहीं लाएंगे तो दूसरा वाला डिपार्टमेंट कुछ कर ही नहीं पाएगा। तो ये एक चेन की तरह काम करता है। तो डायरेक्टिंग करता क्या है, इंटीग्रेट करके रखने में मदद करता है, सबको एकजुट कर देता है और इस काम को पूरा करवाता है। एक एग्जांपल से समझाता हूँ, एग्जांपल ध्यान से सुनना। एग्जांपल ऐसे हो सकता है कि एन एम्प्लॉय वेलकम्स कस्टमर एट अ रेडीमेड गारमेंट शोरूम, द सेकंड एम्प्लॉय सोल्ड प्रोडक्ट्स टू देम, एंड द थर्ड इज एंगेज्ड इन पैकेजिंग। अगर मान लो एक ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसके अंदर अगर आप देखो, एक एम्प्लॉय तो जो है वेलकम करता है, गेट पर खड़ा होकर बोलता है सर आइए हमारे शोरूम में आइए, किसी भी तरह से कन्विंस करके उनको घसीट लेता है अंदर। आप दिल्ली में तो अगर आप रह रहे हो तो आपको खूब अच्छे से पता होगा, चांदनी चौक और इधर हम जाते हैं तो साथ साथ जबरदस्ती कई बार तो हाथ पकड़ के खींचने लग जाते हैं, सर हमारी दुकान में तो आके तो देखिए, एक बार सामान देख के जाइए। और सेकेंड एम्प्लॉय क्या करता है, प्रोडक्ट्स को दिखाता है, और थर्ड वाला जो है पैकिंग करता रहता है फटाफट, ठीक है। तो ऐसे आप देखोगे, एंड द फोर्थ टेक्स द पेमेंट, पांचवा एक कोने में बैठा रहता है, मालिक जो है वो पेमेंट लेता है। तो कस्टमर जो है इससे सेटिस्फाई हो जाएगा और सारे एम्प्लॉय आपस में अपनी अपनी ड्यूटी पूरा करेंगे तो काम भी अच्छे से हो पाएगा। तो इसीलिए आपने देखा होगा छोटी सी दुकान में भी ये चीज होता है, अगर ये इनमें से कोई भी मिसिंग हो जाए तो काम में गड़बड़ी हो जाएगी। कैसे, एग्जाम्पल के तौर पे मान लो पहला वाला जो गेट के बाहर है वो लाना बंद कर दे और इधर उधर अपना तफरी करने लग जाए, तो कस्टमर ही नहीं आएंगे दुकान में, तो जो दिखाने वाला है सामान और पैसे लपेटने वाला है जो मालिक है वो क्या कर लेगा। तो इसीलिए ध्यान रखना है, इंटीग्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, एम्प्लॉयज का इंटीग्रेशन होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर, और ये कौन कराता है, डायरेक्टिंग मदद करता है इस चीज में। अब मान लो कि अगर वो जो गेट पे खड़ा है ना, वो अगर वो कस्टमरों को ढंग से नहीं बुलाएगा तो मालिक वहीं कोने में देखा होगा दुकान पे बैठ के गिनती करते रहते हैं अपने हरे हरे नोट, वो उसको बुलाएगा, इधर आ जरा भाई, तेरे को किस लिए मैंने रखा हुआ है, लोगों को बुला के क्यों नहीं ला रहा है, जल्दी से बुला के ला। तो वो उसको गाइड करेगा, इंस्ट्रक्ट करेगा, उसमें कोई कमी होगी तो बोलेगा भाई नई नई आवाज निकाल के बुला, कैसे भी ला, मेरे को नहीं पता, अगर आज की तनख्वाह चाहिए तो कैसे भी ला, मुझे कस्टमर चाहिए, भले ही वो खरीदे ना खरीदे, वो हमारी हेडेक है। तो इस तरह से जो होता है ये इंटीग्रेट करने में मदद करता है एम्प्लॉइज को। समझ में आ गया सबको। तीसरा आता है मीन्स ऑफ मोटिवेशन। क्या डायरेक्टिंग मोटिवेशन का भी काम करता है? आंसर है हाँ। अगर प्रॉपर डायरेक्शन दिया जाए तो एम्प्लॉइज हाईली मोटिवेट हो जाते हैं और वो अपना मैक्सिमम एफर्ट लगाते हैं। तो जब भी आप अच्छे से मोटिवेशन दो, मतलब अच्छे से काम को कराना है, तो मोटिवेशन का एक जरिया बन सकता है। एक एग्जांपल देखते हैं, अंडर डायरेक्टिंग फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट द प्रॉब्लम्स ऑफ एम्प्लॉयज आर कॉल्ड बाय द मैनेजर्स देयर एंड देन। जब भी कोई दिक्कत आ रही होती है तो उसी समय उसको सुलझाया जाता है, समझाया जाता है। ऑल्सो ही गाइड्स देम टू द राइट डायरेक्शन, इन दिस मैनर दे डिलीवर वर्क परफॉर्मेंस ऑफ अ सुपीरियर क्वालिटी। अब जैसे मान लो एम्प्लॉय को कोई दिक्कत हो रही है तो उसी समय उसको समझाया जाता है कि ऐसे ऐसे कर, ऐसे करने पे हो जाएगा, ये काम ऐसे नहीं होगा तो फिर मेरे को बताना। तो उसको ऑटोमेटिकली मोटिवेशन मिलती है कि हाँ मैं कर सकता हूँ, और फिर वो काम को करके भी दिखाता है। जब भी कोई दिक्कत आएगी, अगर आप किसी व्यक्ति के साथ उसको शेयर करोगे ना उसकी प्रॉब्लम्स को,
तो हमेशा उसको मोटिवेशन मिलती है। और यही काम डायरेक्टिंग में होता है। जब एम्प्लॉइज से काम नहीं हो पा रहा होता है तो उसी समय मैनेजर का रोल शुरू होता है। वो उससे आके जो उसका सुपीरियर है उससे बात करेगा, भाई क्या दिक्कत है ये बता मुझे। फिर वो उसके साथ डिस्कस करता है और उसका तुरंत उपचार बताया जाता है कि कहाँ पे कमी है तुम्हारी, और वो उसको कमी को पूरा कर लेता है। तो इसीलिए ये मीन्स ऑफ मोटिवेशन है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंस हो जाता है किसी भी ऑर्गेनाइजिंग के लिए, मतलब किसी भी बिजनेस के लिए। नेक्स्ट आता है प्रोवाइड स्टेबिलिटी एंड बैलेंस इन द ऑर्गेनाइजेशन। अगर आप अच्छे से लीडरशिप क्वालिटी दिखाओगे, सुपरविजन अच्छे से करोगे, मोटिवेट करोगे और अच्छे से कम्युनिकेट करोगे, तो इससे क्या होगा, एम्प्लॉइज का जो है स्टेबिलिटी बनी रहती है, वो ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के नहीं जाते। आपको मैं एक और चीज बता दूं, ये सारे एलिमेंट्स हैं डायरेक्टिंग के। डायरेक्टिंग के अंदर कम्युनिकेशन भी आता है, मोटिवेशन भी आता है, सुपरविजन भी आता है, लीडरशिप भी आती है। तो ये सारे काम अगर हम करेंगे अच्छे से तो बेसिकली होता है कि जो एम्प्लॉय होता है उसको एक अच्छा सा फील होता है कि भाई, अगर आप किसी को मोटिवेट करोगे कि यार तू कर लेगा, घबरा मत, नहीं हो रहा कोई बात नहीं, सबके साथ होता है, मैं सिखाऊंगा तुझे या मैं तेरे को ट्रेनिंग करवाऊंगा, तो ऐसे में क्या होता है, एम्प्लॉयज जो है ना काफी मोटिवेटेड हो जाते हैं। दे फील दैट कि ओके ही इज केयरिंग फॉर मी, मेरे लिए चिंता कर रहे हैं, मुझे कर लेना है और वो मैं सीख भी लूंगा। तो और लीडरशिप क्वालिटी भी दिखाता है, यानी कि लीड बाई एग्जाम्पल, नहीं हो रहा है तो खुद करके दिखाएगा, देख भाई ऐसे करा जाता है। तो इससे क्या होता है, लीडरशिप क्वालिटी देख के भी उसके अंदर जो है मोटिवेशन आता है। कम्युनिकेशन, वो कौन कम्युनिकेट करेगा वेन एवर ही इज गेटिंग और सफरिंग समथिंग, कोई भी प्रॉब्लम होगी फेस करेगा तो वो सीधा उससे बात कर सकता है। यूं भी कह सकता है कि कोई भी दिक्कत होती है मेरे से पूछने में हिचकिचाना मत, मेरे से पूछ ले, मैं तेरे को गाइड करूंगा। तो इससे क्या हो जाता है कि ये स्टेबिलिटी बनी रहती है। एम्प्लॉय हु इज वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन डू नॉट ट्राई टू लिव द ऑर्गेनाइजेशन, ही सेटल्स इन दैट ऑर्गेनाइजेशन, वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सेटल हो जाता है और भागने की तैयारी नहीं करता है। क्यों, उसको पता है कि यार यहाँ मैं रहूंगा तो कभी ना कभी तो सीख ही लूंगा और मेरे को गाइड करने वाला भी कोई ना कोई है, तो इसीलिए वो स्टेबल रहेगा। पांचवा है फैसिलिटेट्स चेंज इन द ऑर्गेनाइजेशन। अगर प्रॉपर तरीके से डायरेक्टिंग हो और मोटिवेशन मिले एम्प्लॉइज को, तो ऐसे में क्या होता है, कोई भी जो चैलेंजिंग जॉब होता है ना उनके लिए, वो चैलेंजिंग जॉब जो है वो पूरा कर पाते हैं। यानी कि जब भी कोई बदलाव की जरूरत होगी और अच्छे से डायरेक्शन उनको मिलेगा तो वो इस काम को पूरा करके दिखा सकते हैं, और इसीलिए ये मदद करता है। तो आपको बस यही लिख देना है कि वन ऑफ द इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग इज इट हेल्प्स इन, इट फैसिलिटेट्स चेंजेस इन द ऑर्गेनाइजेशन। ये ऑर्गेनाइजेशन में ना चेंजेस को फैसिलिटेट करता है, और कोई भी बदलाव लाना होगा कोई भी, तो उस तरह के बदलाव को ये लाया जा सकता है। अब जैसे एग्जांपल के लिए मान लो कोई ऑफिस का टाइपराइटर है, ठीक है, और उसको हमने कंप्यूटर से रिप्लेस कर दिया, तो अगर मान लो जो टाइपराइटर पे काम कर रहा था उसको थोड़ा सा सिखाने के लिए आपको ट्रेनिंग देने की जरूरत पड़ेगी। तो आप उसको ट्रेनिंग दे सकते हो और उसको बता सकते हो कि देख भाई तुझे ऐसे ऐसे इसमें फायदा है। जब तू टाइपराइटर में टाइप करता था तो मिस्टेक होने के बाद तू काट नहीं सकता था, अब जब हम तुझे कंप्यूटर दे रहे हैं तो इसमें कोई भी मिस्टेक होगी तो उसको डिलीट भी कर सकता है। तो ऐसे में उसको एक मॉरल बूस्टर की तरह काम करता है और वो काफी कॉन्फिडेंस फील करता है और बदलाव आसानी से वो तैयार हो जाता है कि ठीक है मैं कंप्यूटर पे काम करने के लिए तैयार हूँ। तो ये सारा चीज जो है डायरेक्टिंग मदद करता है। मैं एक बार आपको फिर से रिवाइज करा देता हूँ कि डायरेक्टिंग क्यों इंपॉर्टेंस है। सबसे पहला है ह्यूमन एलिमेंट। डायरेक्टिंग इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर ह्यूमन एलिमेंट इन्वॉल्व होता है, और ह्यूमन बीइंग दूसरे को मोटिवेट भी कर सकता है, इंस्पायर भी कर सकता है, और इसीलिए डायरेक्टिंग होना जरूरी है जिससे कि किसी भी काम को कराया जा सके। दूसरा हमने पढ़ा इंटीग्रेट्स एम्प्लॉइज एफर्ट। ये क्या करता है, एम्प्लॉय के एफर्ट को इंटीग्रेट करने का काम करता है, सबको एक साथ ला के खड़ा कर देता है। जैसे हमने एग्जाम्पल पढ़ा कि इसमें क्या होता है, अगर प्रॉपर डायरेक्टिंग हो और मोटिवेटिंग हो और काम को ढंग से दिया जाए तो हर बंदा एक दूसरे से जुड़ा रहता है और काम को अच्छे से अपना अपना काम हर कोई करना शुरू कर देगा। और क्योंकि अगर वो नहीं करेगा तो उसको मोटिवेट भी किया जाएगा और उसको इंस्ट्रक्ट भी किया जाएगा, तो वो अपने आप ही ऑटोमेटिकली करने लगेगा। तीसरा था मीन्स ऑफ मोटिवेशन। ये एक मोटिवेशन का काम करता है, क्यों, क्योंकि इसमें ह्यूमन एलिमेंट इन्वॉल्व होता है, तो बार बार उसको गाइड भी करता है, लीडरशिप क्वालिटी भी दिखाता है, उसके साथ काम करवाता है। चौथा था प्रोवाइड स्टेबिलिटी। अगर अच्छे से डायरेक्शन हो, मोटिवेशन हो, लीडरशिप हो, तो एम्प्लॉइज जो है स्टेबल रहता है और ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के भागने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि उसको लगता है कि वो वहां पे टिक जाएगा और अच्छे से काम कर पाएगा। और लास्ट में फैसिलिटेट्स चेंज इन द ऑर्गेनाइजेशन। ये ऑर्गेनाइजेशन में जब भी कोई बदलाव की जरूरत होती है तो डायरेक्टिंग सीधा सीधा मदद करता है। जैसे मैंने टाइपराइटर का सिखाया कि अगर कोई एम्प्लॉय टाइप राइटिंग पे काम कर रहा है तो उसको आप मोटिवेट करो, उसको बताओ कि टाइपराइटर में ये कमियां हैं और कंप्यूटर पे ये चीजें हैं। जैसे तुम टाइपराइटर पे टाइप करते थे ऐसे ही आपको कंप्यूटर पे भी टाइप करना है, लेकिन इसके कई फायदे भी हैं
और आप जल्दी भी टाइप कर पाओगे। शुरू में आपको थोड़ा सा ट्रेनिंग देने की जरूरत है, वो हम दे देंगे, हमारी काम है, हमारा मतलब वर्क है, और उसके बाद आप सेटल हो जाओगे। तो ऐसे में एम्प्लॉय जो है तैयार हो जाता है कोई भी नया चीज करने के लिए। तो यही था आज का क्लास स्टूडेंट्स, वी आर गेटिंग लेट। तो आपको क्या करना है, ये पूरा नोट्स बनाओ और एग्जाम्पल्स जो मैंने दिए हैं इनको दोबारा से इसमें से सुन लेना और अपने हिसाब से बना के एग्जाम्पल्स लिख लेना। बुक्स में भी एग्जाम्पल है, उनको भी आप प्रेफर के लिए जरूर रखो। एग्जाम्पल रहने से आपको जल्दी याद भी होगा और एक्सप्लेन कर पाने में सही रहेगा, और एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन में भी हेल्प करेगा। सो दैट्स इट, इतना ही है आज की क्लास में। आप कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हो किसी स्टूडेंट को, एनी डाउट? सर किसी बच्चे को स्टाफिंग डाउट है? चैप्टर भी पढ़ना है? हाँ, स्टाफिंग चैप्टर को ना एक बार रिवाइज करना शुरू करो। अब मैं आज का काम है कि 1 मार्क्स के क्वेश्चन पहले करो, पूरा 1 मार्क के क्वेश्चन को पहले डिस्कस कर लेंगे, पहले कर लो, फिर उसके बाद एप्लीकेशन बेस्ड साथ करेंगे जब मैं होमवर्क दूंगा अलग अलग बुक से बना के। पहले 1 मार्कर पूरा कंप्लीट करके रखना है अगली क्लास के लिए, और इसको भी नोट्स बनाना है, ठीक है? तो क्लास ओवर होती है, नेक्स्ट क्लास में अटेंड करना है आपको।